बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो 202 बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट लेक्चर्स के साथ मैं हूँ राना रसान अली। पहली वीडियो में हमने बात की थी 159 से 170 तक के लेसन्स को। अब हम डिस्कस करेंगे 171 से 180 तक के लेसन्स को। मेरे साथ रहिएगा। लेसन नंबर 171 हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इसी तरह हम अगले लेक्चर्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में हमने बात करनी है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि डीएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हम सिर्फ उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को स्टडी करते हैं कि क्या सीक्वेंस है, जैसे एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन, थायमीन। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम बस स्टडी करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में। और हम कोवलेंट स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, यानी लाइक बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे इन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम फिर उसको स्टेबल और रेगुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो क्रोमोसोम की आपस में फोल्डिंग होती है हम उसको स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो डीएनए है उसका बैकबोन क्या है? डीएनए की जो बैकबोन है वो होती है शुगर फॉस्फेट रेजिड्यूज विद टुगेदर बेसिस, यानी जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, थायमीन, साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन, इनके साथ जो शुगर फॉस्फेट है, जो शुगर है हमारी राइबोज है, और जो फॉस्फेट है PO4 ग्रुप, ये आपके डीएनए की बैकबोन बनाती है। तो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फ्री होता है बोथ एंड्स के ऊपर, दोनों एंड्स के ऊपर फ्री है। वो किस तरह से? क्योंकि जो हमारा 5 प्राइम होता है उस पर फॉस्फेट फ्री होता है, और जो 3 प्राइम होता है उस पर OH ग्रुप फ्री होता है, लिहाजा जो दोनों एंड्स हैं वो फ्री होते हैं। लेसन नंबर 172 में हम डिस्कस करने लगे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि डीएनए का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है कुछ इस तरह से, और लेडर बनाता है, ट्विस्टेड एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। लेकिन वायरसेस के जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ये देखा गया है। ये चेंज जो है वो डीएनए की एंटी पैरेलल होती है, और इसकी जो बैकबोन है वो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो होती है फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट और बेसिस जो कि हाइड्रोफोबिक है, यानी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर ली थी। यहाँ नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है आपने कि जितने भी न्यूक्लियोसोम्स हैं वो आप एक दूसरे को अपने आप में पैक हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलामेंट बना सकते हैं जो 30 नैनोमीटर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं डीएनए की। तो ये इसका मतलब है कि डीएनए का जो कम्प्लेक्स फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें बड़े बड़े जो क्रोमोसोम्स हैं या उन्होंने आपस में कम्प्लेक्स बनाया हुआ है यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि डीएनए जो है वो हिस्टोन्स के साथ एसोसिएट होता है। हिस्टोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और इनके साथ बड़ी टाइटली बाउंडिंग होती है, और ये जो हिस्टोन है यही डीएनए के स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चरल यूनिट्स फराहम करता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और मैंने भी बताया था आपको कि न्यूक्लियोसोम जो है वो आपस में टाइटली पैकिंग करके क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोफिलामेंट बना लेते हैं जो 30 नैनोमीटर तक होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। हिस्टोन की क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है। तो हिस्टोन की क्लासिफिकेशन में हिस्टोन 5 तरह का होता है: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो H2A से लेकर H4 तक है ये एक कैटेगरी में आते हैं, और ये जो H1 है ये दूसरी कैटेगरी में आता है। जितने भी हिस्टोन हैं, क्योंकि इनमें लाइसिन होता है और एर्जिनिन, ये दोनों पाई जाते हैं, ये दोनों एंजाइम्स, लिहाजा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये जो H2A, H2B, H3 और H4 है ये न्यूक्लियोसोम का सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 140 बेस पेयर जितना। जबकि जो H1 है ये डीएनए के साथ बाद में जाकर कम्प्लेक्स बनाता है 50 बेस पेयर्स का। तो इसलिए मैंने इनको कहा था आपको शुरू में कि डिफरेंट कैटेगरी है, और ये डिफरेंट, इनका काम अलग है। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जो है वो डीएनए के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। आगे चलते हैं हम बगैर वक्त ज़ाय किए 174 से 180 तक के लेसन डिस्कस करेंगे डीएनए की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये मैंने सारे चैप्टर्स जो है वो एक साथ बंद कर दिए हैं। पहली प्रॉपर्टी डीएनए की ये है कि डीएनए जो है
उसके कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं। एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो मैसेंजर आरएनए के बनने के दौरान जो डीएनए सीक्वेंस कॉपी किया जाए, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है उसके दौरान हम एक सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने वाला जो स्ट्रैंड होता है, जो उसके ऑपोजिट और एंटी पैरेलल होता है, उसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड 3-5 है, यानी फ़र्ज़ करें कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है 3-5, तो जो नॉन टेम्पलेट है वो ये होगा 5-3। ठीक है। प्राइम प्राइम का मतलब है ये कार्बन नंबर है। नोट ये कर लें कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के सामने बॉन्ड बनाएगी और वो डबल बॉन्ड होगा, और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी गवानिन के सामने, और ये है चारगाफ रूल। और जो चारगाफ रूल है वो आप जानते हैं कि बहुत ही अहम है, ना सिर्फ इस किताब में बल्कि आपकी दूसरी किताबों में भी। तो चारगाफ रूल जो है वो कहता है कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन जो है वो गवानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, और इनकी मिकदार आपस में बराबर होती है। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गवानिन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन और गवानिन को अगर हम प्लस करें तो वो थायमिन और साइटोसिन के बराबर होगा। तो एडेनिन और गवानिन जो है वो आपको पता है प्यूरिन है, और थायमिन और साइटोसिन जो है वो पायरामिडीन है। लिहाजा जितने प्यूरिन और पायरामिडीन आपस में बराबर होंगे डीएनए में, आरएनए में नहीं होगा। ये सिर्फ चारग्राफ रूल जो है ये ओनली एप्लीकेबल ओनली इन डीएनए, नॉट इन आरएनए। ठीक है, ये सिर्फ डीएनए में एप्लीकेबल है। अब एडेनिन और थायमिन के दरम्यान में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और साइटोसिन और गवानिन के दरम्यान में होते हैं 2 बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है जो रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि एडेनिन और थायमिन के दरम्यान हो गए 3 बॉन्ड्स, और साइटोसिन और गवानिन के दरम्यान हो गए 2 बॉन्ड्स। अच्छा, नोट कर ले कि उम्र का यानी एज, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ायत, और माहौल यानी इन्वायरमेंट का डीएनए पर कोई असर नहीं पड़ता। इन 3 चीज़ों से डीएनए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि उम्र बढ़ जाए या ग़िज़ा कम ले या माहौल बदल जाए तो हमारा डीएनए कोई फ़र्क हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं हम। इसमें हम बात करें कि डीएनए डीनेचुरेशन कैसे होती है और उसकी फिर रीनेचुरेशन कैसे हो सकती है। तो डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो किसी तरह से खो दे। वो कैसे होगा कि अगर हम डीएनए हेलिक्स के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्ट कर दें तो जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएगी। जाहिर है कि जिस बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम उन बॉन्ड्स को ही अलग कर दें तो ये स्ट्रैंड आपस में अलग अलग हो जाएगी। अब सवाल ये कि हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि अगर आप डीएनए सॉल्यूशन की पीएच को या साल्ट कंसनट्रेशन को तब्दील कर दें तो भी एच बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप 80 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए अगर, तो भी डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने 80 डिग्री की बात की है, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखें आप लोग। ये एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इस बारे में आपने ध्यान रखना है कि हर एक डीएनए सॉल्यूशन का अपना मेल्टिंग टेम्परेचर होता है जो डिपेंड करता है कि कितनी बेसिस है। जितनी ज़्यादा बेस होगी उतने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, उतने ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इसी तरह जितनी ज़्यादा साल्ट कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर मैंने वैसे एक एवरेज टेम्परेचर दिया गया है, लिहाजा इस तरह से डीएनए डुप्लेक्स जो है वो अलग हो जाएगी। अब क्या आरएनए की केस में जो आरएनए को अगर हमने डीनेचर करना है तो कैसे करेंगे। आरएनए को भी डीनेचर किया जा सकता है, लेकिन आरएनए जो है वो डीएनए की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनको अगर आपने डीनेचर करना है, फ़र्ज़ करें अगर डीएनए 80 डिग्री पर होगा तो आरएनए जो है वो उससे 20 डिग्री ज़्यादा पर होगा, यानी अगर वो 80 पर हो रहा है तो ये 100 पर होगा। ये जो डीनेचरेशन है इसकी हाइपर क्रोमिसिटी क्या है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जो अगर तो जो डीएनए हमारे पास है या आरएनए हमारे पास है उसमें बेसिस की तादाद ज़्यादा है, यानी साइटोसिन, थायमिन की, एडेनिन की, गवानिन की मिकदार ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो उनमें बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी, और वो उनमें जो अब्जॉर्बेंस है, यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करना, वो ज़्यादा होगा। मैंने बताया था आपको कि ये आमतौर पर 260 नैनोमीटर तक की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं।
तो इस केस में अगर इनके पास बेसिस ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड की निस्बत ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। अब एक दफ़ा जब डीएनए डीनेचर हो गया तो क्या हम उसको दोबारा रीनेचर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप उसको रीनेचर या उसको हम री एनीलिंग भी कह सकते हैं या फिर हम उसको हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। वो किस तरह से, अगर हम टेम्परेचर को, पीएच को और साल्ट कंसनट्रेशन को दोबारा नॉर्मल कर दें तो डीएनए के जो स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके थे वो दोबारा से जुड़ सकते हैं। इस अमल को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यूनी स्टेप है, यानी वन स्टेप प्रोसेस है ये सारा का सारा। ओके, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे फ्रॉम 182 ऑनवर्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।